सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में हम लगे हुए हैं। हमारी हिंदी व्याकरण की यह सीरीज चल रही है। आइए मित्रों, आज हमारी यह कक्षा संख्या हिंदी व्याकरण की कक्षा संख्या 3 तीसरी कक्षा है। ये पार्ट 3 भी कह सकते हैं। कक्षा 3 हमने प्लेलिस्ट में कॉलम बना रखा है हिंदी व्याकरण नाम का। वहां पर आप क्लिक करेंगे तो पीछे की जो 2 कक्षाएं हैं वो आपने यदि नहीं देखी हैं तो उनको पहले देख लीजिएगा, ठीक है। और ये हमारा निःशुल्क अभियान है। इसमें हम संपूर्ण हिंदी व्याकरण जो हिंदी के पढ़ाने वाले एवं पढ़ने वाले जो भी जन हैं उन सभी को जो भी आवश्यक बातें हैं वो सभी बताई जाएंगी, ठीक है। गत कक्षा में मैंने आपको वर्णों के बारे में बताया। क्या वर्णों के बारे में? हिंदी वर्णमाला पर हमने विचार किया था। एक तो वर्ण की परिभाषा हमने देखी थी और हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, कितने वर्ण होते हैं, ठीक है, इनको जाना था, ठीक है। यहां पर हमने कुल आपको गिन करके बताए थे कि ये जो कुल मिलाकर के कितने वर्ण हुए थे हमारे, ठीक है। कहीं पर आपको पुस्तक में कुछ कुछ संख्या मिल जाएगी, परंतु मैंने आपको यहाँ पर गिन के बता दिया था कि 11, 25 और 8 और 2, ठीक है। और 2 ये वर्ण थे हमारे, ठीक है। कौन से? ये वाले वर्ण थे। ये भी वर्ण माने गए हैं, अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है। तो ये हमारे कुल मिलाकर के कितने हो गए थे? 48। ये ध्यान रखेंगे, 48 ही वर्तमान की हिंदी में प्रयुक्त होने वाले वर्ण। देखिए आगे भविष्य में हिंदी भाषा क्योंकि अभी व्यवहार की भाषा है तो और भी कुछ वर्णों की वृद्धि हो सकती है, ठीक है। वर्तमान में आज बताया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था ये जो 2 वर्ण हैं ये पुरानी हिंदी में नहीं थे। पुरानी प्राचीन जो हिंदी थी, प्रारंभिक काल की हिंदी, उसमें ये वर्ण नहीं थे। ये वर्ण अब हिंदी में बहुतायत से प्रयुक्त होते हैं। बहुतायत से खूब मिलते हैं ये। तो अभी हमारे कितने वर्ण हैं? 48। इनके मैंने आपको 2 विभाग बताए थे मुख्य रूप से। इन सभी वर्णों को 2 विभागों में बांट दिया था। एक विभाग था स्वर और एक था व्यंजन, वोवेल और कॉन्सोनेंट। फिर कॉन्सोनेंट में भी उनको विभाग कर दिया है, ठीक है। ये आपको मैंने समझा दिया था पूरा। ये 5-5 वर्ग के ये वर्णों के यहाँ वर्ग बना दिए थे, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, पहला पहला लेकर के। जब कवर्ग बोलेंगे, ठीक है, कवर्ग बोलते ही कहीं पर बोलेंगे तो हमें इन 5 वर्णों का ज्ञान हो जाएगा। चवर्ग बोलेंगे तो इन 5 का होगा, टवर्ग बोलेंगे तो इन 5 का होगा, तवर्ग बोलेंगे तो इनका होगा, पवर्ग बोलेंगे इनका होगा, अंतः बोलेंगे तो इन 4 का होगा, ऊष्म बोलेंगे तो इन 4 का होगा, द्विगुण व्यंजन बोलेंगे तो इनका होगा। और ये आगे अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है। संयुक्त व्यंजन ऐसे तो बहुत हैं, अनेक बन सकते हैं, ठीक है। तो इसको बस इतना ही बोलेंगे। संयुक्त व्यंजन कहने से केवल 4 का ही बोध नहीं होगा, इस प्रकार के और भी अनेकों का बोध हो जाएगा। और यदि हम व्यंजन मात्र बोलते हैं तो व्यंजन से हमें इन सभी का बोध होता है। ये तो कार्य करने के लिए इनके विभाग किए गए, ठीक है।
अब इनका उच्चारण मैंने आपको वैसे बता दिया था, करके बता दिया था, ठीक है। मुख्य रूप से आपको कहां कहां बाधा आ रही थी वो भी बता दिया था, और कुछ इसमें अक्षर ऐसे हैं जिनको सभी लोग सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं। अब आज की कक्षा में हम इन वर्णों का उच्चारण स्थान जानेंगे, व्याकरण के अंदर जो बताया है, ठीक है। व्याकरण माने ये, माने इस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। कोई हमको उच्चारण स्थान पूछे कि भाई इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो हम उसको बता सके, क्योंकि ये बताना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा। पढ़ाने के लिए पढ़ाते हैं तो हमें छात्रों को पूछेंगे भाई इसका गुरुजी क्या स्थान है, तो स्थान मालूम होना चाहिए। स्थान यदि हमको मालूम होता है तो हमको वर्ण उच्चारण करने में थोड़ी सुविधा होती है, सहूलियत होती है, आसानी होती है, सरलता होती है, ठीक है। तो आज की कक्षा में केवल और केवल हम वर्णों का स्थान जानेंगे, ठीक है। चलिएगा, सबसे पहले इन पूरे के वर्णों के स्थान, ठीक है। ये जो वर्णों का स्थान हम हिंदी में जो हमें पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, ये वस्तुतः संस्कृत भाषा का जो व्याकरण है उस व्याकरण की एक पुस्तक है, वर्णोच्चारण शिक्षा पुस्तक, ठीक है। क्या? वर्णोच्चारण शिक्षा। उसमें पूरा विस्तार से सूत्र सहित दिए, परंतु हिंदी व्याकरण के लिए कोई सूत्रों की आवश्यकता नहीं होती है, सूत्र नहीं पढ़ाए जाते, परंतु जो विधि है, जो संस्कृत के, क्योंकि ये सभी वर्ण क्या है आप देख रहे हैं, इन दो को छोड़ करके बाकी के सभी वर्ण ये संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। चलिएगा, अब सबसे पहले हमारा क्रम में आता है, क्रम में आएंगे तो भी ये क्या है, जैसे ये स्वर है, स्वर में ये आ आया। अब इस आ का मुख में स्थान क्या है, तो केवल आ का ही मुख का स्थान हमें नहीं देखना है, इस आ के समान और भी अन्य वर्णों का समान स्थान होता है, ठीक है। ये आपको, अब मैं बोर्ड पर चलता हूं, ठीक है, आइएगा। सबसे पहले लेते हैं कंठस्थ वर्ण। क्या है? कंठस्थ वर्ण किनको कहते हैं, ठीक है। कंठस्थ वर्णों में किन किन वर्णों की गणना की गई है। कंठ का अर्थ है ये जो कंठ है, और जिह्वा का जो नीचे का भाग है उसके सहयोग से, कंठ और उसके सहयोग से उच्चारित होने वाले वर्ण क्या है, कंठस्थ कहलाते हैं। कंठस्थ वर्णों में एक ये अ और ये आ, ठीक है। और ये कवर के पांचों अक्षर, वो ये है क, ख और ग, और ये घ, और याद रखेंगे यहां पर, इसके बारे में अभी बताऊंगा, ङ, ठीक है। और आपका ये विसर्ग, ठीक है। और ये ह, या ह यहां पहले लिख देते हैं, ठीक है। ये सभी को हम हलंत कर देते हैं, ठीक है। इसमें अ रहने दीजिए, अभी तो उच्चारण नहीं कर रहे, ये हलंत। इन वर्णों का स्थान बताया कंठ, कंठस्थ। इन वर्णों को यदि हम कोई कहता है कंठस्थ वर्ण कौन से हैं, तो कंठस्थ वर्णों में ये वर्ण आते हैं, ठीक है। इस वर्ण के अंदर थोड़ी सी विशेषता होगी, इसको साथ साथ में बताता जाऊंगा। इस अ का और आ का, क ख ग घ और हा और विसर्ग और ङ, इनका स्थान माना गया है कंठ। कंठ से उच्चारित होते हैं। यहां पर इनके उच्चारण में यहां बल प्रयोग होता है कंठ पे,
अंदर से जिह्वा के नीचे भाग से, परंतु इसका स्थान एक कंठस्थ, जो ये का खा गा घा ङ, जो ये 5 वर्ग हमने बताए थे आपको, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इनका जो पंचम अक्षर है, 5वां अक्षर, जैसे इसका 5वां अक्षर क्या है, इसमें क्या है, कंठ भी होता है और नासिका साथ में जुड़ जाती है, ध्यान रखेंगे, नासिका स्थान भी होता है इसका। जैसे देखिए आ का कंठ का प्रयोग, कंठ से बोला जा रहा है, क, ख, ग, घ, इसमें क्या है, न, न, कंठ और नासिका, इसमें कंठ तो है ही पर नासिका साथ में प्रयोग हो रही है। इसी प्रकार से जो आगे हम बताएंगे अभी, तो जो 5 वर्ग हैं उनके अंतिम जो अक्षर हैं उनका स्थान, उनका जो जो स्थान बताया जाएगा उसके साथ नासिका और जुड़ता जाएगा। ठीक, क्या है, नासिका। तो न, इसको बहुत अच्छी प्रकार से स्वयं सीखिए, अपने बालकों को सिखाइए, क्योंकि बालक को आजकल ठीक से नहीं सिखाया जाता है। कोई बोलता है अंग, अंग, कोई गंगा वाला ऐसा बोलते हैं, गंगा वाला ग, गंगा वाला ग, ये सिखाना गलत है। ये केवल और केवल क्या है, न, कंठ और नासिका से इसका उच्चारण होता है। ठीक है, और ये हा का उच्चारण भी कंठ से ही होता है, हा 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 हा। ठीक है, और विसर्ग भी, विसर्ग का स्थान भी कंठ है, इसलिए जो विसर्ग का उच्चारण है वो ह के सदृश ही होता है। इसको अकेले हम कर नहीं सकते, इसको कोई स्वर लगाना पड़े, सब में स्वर लगाना व्यंजन में। तो जैसे ये, इसको ऐसे लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, अह, अह, पूरे हकार के सदृश नहीं, ये मानिएगा आधा, हाफ हकार की ध्वनि मानिएगा, अह, 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 अह। जैसे प्रायः, प्रायः, पूरा भी ह मत बोल दीजिएगा, प्रायः, प्रायः, प्रायः। हिंदी में विसर्ग वाले जो शब्द हैं बहुत कम है, अधिक नहीं, अधिक प्रयोग नहीं। संस्कृत भाषा में तो अधिक हैं, हिंदी भाषा में विसर्ग वाले शब्द क्या हैं, बहुत कम है। जैसे प्रायः, प्रातः है, ये बहुत कम है, ना के बराबर है हिंदी में। इसलिए सामान्य रूप से प्रायः, प्रातः, आधे हकार के उच्चारण समान इसको उच्चारण करना होता है विसर्ग, परंतु इसका स्थान क्या है, कंठ। ठीक है, अब आपको स्पष्ट हो गया इन वर्णों का, वर्णमाला में इन वर्णों का क्या स्थान है, कंठस्थ माने गए, मतलब कंठ से उच्चरित होने वाले हैं। ठीक है, कंठ में इनका मूल स्थान कंठ माना गया है। इसके अलावा इसमें जो भेद आता है, आ क ख, इन ध्वनियों में जो भेद हैं वो भेद में और भी अलग अलग बातें होती हैं। ठीक है, तो अलग अलग कारण होते हैं, इसलिए अलग भेद हो जाता है। ठीक है, जैसे एक ही स्थान पर उगे हुए पौधे भिन्न भिन्न गुण वाले होते हैं, वैसे एक ही स्थान में उत्पन्न ये वर्ण भी किसी कारण विशेष के कारण से क्या है, भिन्न भिन्न ध्वनि वाले हो जाते हैं। नहीं तो आपके मन में ऐसा प्रश्न आए कि कंठ स्थान सबका है तो सबकी ध्वनि एक जैसी होनी चाहिए, नहीं, कंठ इसका मुख्य स्थान है, मुख्य स्थान कंठ है सबका, ये बताया जा रहा है। ठीक है, अब जैसे इसमें नासिका आ गई तो इसकी ध्वनि थोड़ी सी अलग हो गई, न। ठीक, तो इसका उच्चारण आपको किस प्रकार से करना है, इसमें सब में उच्चारण करेंगे तो क्या है, आकार को हम यहां पर उच्चारण के लिए रख लेंगे, केवल आकार को। ठीक है, तो क्या है, अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ, ह, और ये अह, अह, अह।
ये हो गया। अब नंबर 2 पर व्याकरण में सिखाते हैं कि तालव्य वर्ण क्या है। तालव्य वर्ण कौन से हैं? जिनका स्थान है तालु। तालव्य, तालव्य का मतलब तालु होता है, ये तालु होता है, तालु। तो तालव्य वर्ण कौन से हैं? तो तालव्य वर्णों में बताते हैं कि ये ई और ई, ठीक है, और च वर्ग के सभी आएंगे, च, छ, और ये ज, और ये झ। उच्चारण के लिए इसमें मिलाना ही पड़ेगा। वैसे आप हम आ का स्थान नहीं बता रहे, इसमें जो व्यंजन है उनका बता रहे हैं, ठीक है। और ञ, ठीक है, और या, और ये श, ये वाला, ठीक है। इतने वर्णों का स्थान माना गया तालु, अर्थात इनके उच्चारण में जो जिह्वा का आगे का भाग है वो जिह्वा का अग्रभाग मुड़ करके तालु की तरफ जाता है। ई ई ई ई ई ई च च छ ज झ। इसमें वही वाली प्रक्रिया है जो मैंने आपको बताई थी। इसमें इसका स्थान तालु भी है और नासिका भी है इसका, इसलिए क्या बोला जाता है, ञ ञ ञ ञ, क्या ञ। इसका प्रयोग भी हिंदी में कम है, परंतु है हिंदी में, ठीक है। तो इसका उच्चारण क्या है, ञ। नासिका भी, नासिका से भी बोला जाएगा ञ, या और श। इसमें अब आपको सीखना है इसका, इसके उच्चारण जिह्वा का जो जीभ का आगे का भाग है वो ऊपर जाएगा, श श। आप मेरी ध्वनि को सुनेंगे, श। इन तीनों जो सकार है इनका उच्चारण आपको अच्छी प्रकार से सीख लेना चाहिए। श श श श श श, ठीक है। तो ये वर्ण है हमारे तालव्य, ठीक है। इसके बाद क्रम में आता है मूर्धन्य वर्ण। क्या है, मूर्धन्य। मूर्धन्य वर्ण, मूर्धन्य उनको बोलते हैं ये तालु से और पीछे का भाग मूर्धा होता है, मूर्धा होता है। उस मूर्धा माने जिह्वा का जो आगे का भाग है वो मूर्धा की तरफ मुड़ के जाता है थोड़ा सा। मूर्धा माने इन जिन वर्णों के उच्चारण करते समय जिह्वा का आगे का भाग मुड़ करके मूर्धा की तरफ जाने लगे, हैं, मूर्धा से स्पर्श करने की चाह होने लगे, तो वो वर्ण क्या बन जाते हैं, मूर्धन्य, ठीक है। मूर्धन्य माने मूर्धा से उत्पन्न, मूर्धा के सहयोग से उच्चरित होने वाले, ठीक है। जिह्वा तो सभी में रहेगी, ध्यान रखेंगे, बिना जिह्वा के तो कोई वर्ण नहीं बोल सकता। ठीक है, जिह्वा तो सब जगह मूव करेगी। तो इसमें कौन सा आता है, इसमें हमारा सबसे पहले आता है ये वर्ण आता है, क्या है, री। ध्यान रखेंगे, री और ट, ठ, ड, ढ, ण, ठीक है। अभी बताइए ना, और र और श, ये वर्ण आते, ठीक है। री ट ठ ट ठ ड ढ ण, इसमें मूर्धा भी रहेगा और साथ में क्या है, ये नासिका भी रहेगा, ठीक है। पांचवा वर्ण है इसलिए इसमें क्या रहेगा, मूर्धा रहेगा, अपना इसका स्थान मूर्धा है और सहयोगी स्थान क्या है, नासिका। मूर्धा और नासिका के सहयोग से इसका उच्चारण होता है, ठीक है। रे, इसका उच्चारण अच्छी प्रकार से सीख लीजिएगा, आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो सीख जाएंगे। किसी हिंदी वाले अध्यापक के साथ पढ़ेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। क्यों? क्योंकि हिंदी पढ़ाने वाले सभी लोग इसको री बोलते ही नहीं है,
को री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसा बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो उच्चारण शुद्ध शुद्ध कहां से होगा? नहीं, शुद्ध हिंदी में इसको रे रे रे, मूर्धा की तरह रे रे रे, ट ठ ड ढ, और इसमें मूर्धा के साथ में नासिका मिला देंगे, ण ण ण। ये थोड़ा कठिन होगा आपके लिए, परंतु मेरे साथ सीख जाएंगे। पर ध्यान रखिएगा, इस वर्ण का उच्चारण जिस प्रकार से आपका अशुद्ध है, वैसे ही मेरा भी अशुद्ध था। जब मैं विद्यालय कॉलेज में पढ़ता था तब मुझे पता नहीं था इसका क्या स्थान है, ना कभी हिंदी वाले अध्यापकों ने पढ़ाया। जब मैं गुरुकुल में आया, संस्कृत को पढ़ा, तब मुझे सही ज्ञात हुआ कि इसका उच्चारण सही क्या है, ण। नहीं तो पहले तो मैं अपने नाम को मैं स्वयं ऐसे ही बोलता था, श्रवण है, श्रवण श्रवण ऐसे बोलता था। मेरा नाम क्या है? श्रवण, मैं स्वयं बोलता था, परंतु नहीं, वो गलत। ये क्या है? ण ण ण ण ण, मूर्धा ण ण ण ण। आप जीवा देखेंगे ऊपर जाए, ण ण ण ण, और नासिका भी लगेगी। और र बोल सकते हैं, र र र। और इस पर बहुत ध्यान देना है आपको। इस वाले श को बोलते हुए आपको क्या करना है? मूर्धा की तरफ जीवा का आगे का भाग मोड़ के ले जाना, श। पहले वाला क्या था? श श श श, और ये क्या है? श। इसमें जीवा और मुड़ के जाएगी, श श श। धनुष क्या है? जैसे हम इसमें आता है, ये क्या है? धनुष। क्या है? धनुष 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 धनुष। तो ये मूर्धन्य। इन वर्णों का स्थान क्या बताया गया है व्याकरण में? मूर्धन्य, माने मूर्धन्य स्थान है मूर्धा। तो इसलिए मूर्धा में होने वाले वर्ण, इसलिए इनको मूर्धन्य कहते हैं। ठीक है, अब आगे आगे के वर्ण आ रहे हैं दंत्य वर्ण। क्या है? दंत्य वर्ण। दंत वर्ण का अर्थ है, दंत वर्ण वे होते हैं जिनके उच्चारण में जिह्वा क्या है? दांतों से टच होती है। दांतों के पास में टच होने के लिए जिह्वा फड़फड़ाती है। ठीक है, तो इनका स्थान, इन वर्णों का स्थान कहेंगे तो दंत माना गया है। और दंत में, दंत स्थान से उच्चरित होते हैं जिह्वा के सहयोग से, इसलिए दंत्य वर्ण है। दंत स्थान हो गया, और उस स्थान में उच्चरित होने वाले जो वर्ण है उनको दंत कहते हैं। ये अंतर सभी में समझ लीजिएगा। ठीक है, तो दंत दांत, दंत स्थान वाले वर्ण कौन से हैं? दंत वर्ण कौन से हैं? तो कहते हैं यहां पर, देखिए, एक तो ता है हमारा। क्या है? यह है ता, ता, था, द, ध, ना। और ला, ला पूरा लिखना पड़ेगा। और ये सा। ये कहीं पर हलंत, वास्तव में क्योंकि मैं संस्कृत पढ़ाता हूं ना, तो मूल रूप में हम पढ़ाते हैं संस्कृत में, इसलिए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पर यहाँ उच्चारण तो नहीं होगा। ठीक है, उसमें अ लगाना ही पड़ेगा। तो ऊपर भी ऐसे है। तो ये वर्ण क्या है? ये दंत वर्ण। क्या वर्ण है? ये दंत वर्ण है, ध्यान रखेंगे। दंत वर्ण ता, था। आप देखें दांत से जिह्वा लगते, ता, था, द, ध और न। इसमें क्या है? इसमें वही नासिका आ जाएगी साथ में। क्या है? नासिका। और इसका दांत न न न न न न, ल ल ल ल ल, जीवा लग रही है। और ये स स स, ये सामान्य सकार है स। इसको हर कोई आराम से उच्चारण कर लेता है स।
सा, सा। ये दंत वर्ण हो गए आपके। अब इसके बाद में आते हैं ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ वर्ण। ओष्ठ वर्ण का अर्थ है जिन वर्णों के उच्चारण में ओठ प्रयोग होते हैं अधिक रूप से, ओठों में मूवमेंट अधिक होता है। ठीक है, ठीक है, वो कौन से हैं आपके? ओ, उ और प, ह, ब, भ, म। ठीक है, ये वर्ण है ओष्ठ। इसके अलावा ओष्ठ है, अभी और बताएंगे। ठीक है, तो उ और प, फ देखिएगा। उ उ इसमें ओष्ठ मूव कर रहे हैं। उ उ उ उ सामान्य स्थिति। अभी अब जब बोलेंगे तो उ उ है। प प प में तो हो ही रहा है मूव। फ, ब, भ। और म में क्या है? ओठ तो आएंगे ही पर नासिका भी आ जाएगी। तो इसका दो, इसके दो स्थान वाला होता है, दो जगह से एक साथ बोला जाता है। अपने स्थान इसका मूल क्या है? ओष्ठ और नासिका। तो म सरल है, सभी लोग बोल लेते हैं। उ उ प फ ब भ म। ठीक है, चलिएगा। अब इसके बाद में आता है हमारा, ये वर्ण हो गए। अच्छा, हमारा ये हो गया, कवर्ग हो गया, चवर्ग हो गया और तवर्ग हो गया, टवर्ग हो गया, तवर्ग हो गया, पवर्ग हो गया। ठीक है, अब आते हैं ये कंठ तालव्य। कंठ तालव्य वर्ण, इसका अर्थ है कंठ और तालु, जिनका दो जगह से जो बोले जाते हैं। ठीक है, वो कौन से वर्ण है? तो वो वर्ण है ए आई। ठीक है, क्या है? ए आई, ये वर्ण है ए आई। इनका स्थान ए आई, कंठ भी लगता है, तालु भी आता है इसमें। ठीक, और कंठ्योष्ठ क्या है? कं कंठ्योष्ठ वर्ण। ठीक है, माने कंठ और ओष्ठ जिनका स्थान है उनको कंठ्योष्ठ कहा है इन्होंने। ठीक है, और कहीं पर इसको ऐसा भी लिखा गया है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं इसको, ऐसा लिख लीजिएगा, इसको हटा दीजिएगा इसको, क्योंकि संस्कृत में और हिंदी में थोड़ा लिखने का अलग प्रकार है। इसको ऐसा लिखिएगा, कंठोष्ठ, ये कंठोष्ठ ऐसा लिख लीजिएगा। ठीक, इनका उच्चारण, ये माने ये कंठ और ओष्ठ दोनों प्रयोग होते हैं इसमें। वो है आपके ओ और ये औ। ओ और औ। ठीक है, ये हो गया। और सभी वर्ण आ जाएंगे आपके अभी। दंत्योष्ठ क्या है?
दंत्योष्ठ, दंत्योष्ठ वर्ण केवल एक है, जिसमें दांत और ओष्ठ का प्रयोग होता है, वो केवल है व। ध्यान रखेंगे, वाह 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 वाह। जिह्वा दांतों में भी लगती है और ओठ मूव करते हैं, ओष्ठ, ठीक है, लिप्स मूव करते हैं, वाह 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 वाह। आप देखें जिह्वा नीचे वाले दांतों टच हो रही है, वाह। तो दंत और ओष्ठ इन इसका स्थान है व का, ठीक है। अब अनुस्वार, क्या है? अनुस्वार, अनुस्वार का स्थान क्या है जी? ये एक मिनट, अनुस्वार को नासिका स्थान वाला कहा जाता है। क्या है? नासिका स्थानी। नासिका स्थानी कौन सा वर्ण है? केवल नासिका स्थानी वर्ण है ये अनुस्वार। ये स्वतंत्र तो कहीं पर भी इसका प्रयोग मन नहीं हो सकता है, और व्यंजन भी है ये, इसका उच्चारण होता मात्र नासिका से। इसके जैसे अंग, 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 तो अ और ग के बीच में जो बोला जा रही है ध्वनि वो नासिका से बोली जा रही है, अंग, संग। इसलिए इस अनुस्वार का स्थान कोई पूछे आपको तो क्या है स्थान? नासिका। ये नासिका स्थानी है, नासिका स्थान वाला है, इसलिए नासिका स्थानी बोलते हैं, ठीक है। वैसे इसका स्थान कोई पूछे तो नासिका। अब आपके कौन से वर्ण हो गए सभी प्राय करके? देखिएगा, आपका अनुस्वार भी हो गया। अब मैं वहां पर आ जाता हूं, ये सभी का मैंने लिखाया दिया आपका, देखिएगा ये भी आ गया आपके, ये भी, ये सभी वर्ण आ गए, सभी का स्थान हो गया, और ये व्यंजन सभी आ गए आपके, ठीक है। या रा ला व ये भी आ गए, श श स ह ये भी आ गया, और अनुस्वार भी आ गया, विसर्ग भी आ गया। ये संयुक्त अक्षर हैं, तो इनको हम तोड़ लेंगे, इन और इसमें जो वर्ण पड़े हुए उनका जो जो स्थान है वो वाला स्थान हो जाएगा, इनका तो कोई परेशानी नहीं है, इसमें तो कोई हम ऐसा फिक्स नहीं बता सकते। अब स्थान बचा है हमारा ये बात, इन दो वर्णों का। ये दो वर्ण संस्कृत से नहीं आए हैं, ये हिंदी में ही अपने आप उत्पन्न हुए, ठीक है। इनका स्थान इसके अंदर आप देख रहे होंगे, एक तो ड और ढ, साक्षात दिख रहा है आपको ड, बस ड में नीचे बिंदी मिली हुई है, तो एक तो इसका ड का जो स्थान है वो रहेगा, क्या है? ड का अपना एक स्थान रहेगा, इसका ड का स्थान क्या है? मूर्धा, मूर्धा स्थान है ड का, तो कभी बताया था हमने। और ये बिंदी है, इसलिए ड से उच्चारण भिन्न है, ड ड ड ड है। इसको किसी के साथ बोलेंगे या अकेला, अथवा कहीं शब्द के आदि में नहीं मिलेगा। ये वाले वर्ण आपको कहीं पर भी किसी शब्द के आदि में नहीं मिलेंगे, या तो मध्य में मिलेंगे या अंत में मिलेंगे, ठीक है। जैसे ल ना, अब यहां पर बीच में आया है, तो लड़ना, 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 तो जिह्वा क्या है? मूर्धा से टकरा करके घूम जाती है, ठीक है। इसलिए इसमें क्या है, इसमें ऐसा इन्होंने माना है, ठीक है, कि ये झटके से जिह्वा माने मूर्धा से उच्चारण करती हुई झटके से एकदम उल्टी है जिह्वा, स्पंदन करती है, ड़ 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 ड़, ऐसे ही ड़ 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 ड़। ये इसका स्थान क्या है? मूर्धा। तो इसका स्थान ये कहेंगे मूर्धा में, मूर्धा इनका स्थान होते हुए साथ में जिह्वा एकदम साथ में और उछलती है, उछलती है, ठीक है।
तो मुख्य रूप से तो इनका स्थान मूर्धा के साथ में जिह्वा का तेजी से स्पंदन होना, ये स्थान माना जाएगा। ठीक है, ये संस्कृत के नहीं है, इसलिए जैसे हमने दूसरे वर्णों का स्थान बताया, कंठ है, तालु, वैसा इनका नहीं बताया जा सकता। ये हिंदी में उत्पन्न हुए अपने आप शब्द वर्ण है। ठीक है, स्वतंत्र वर्ण है, इनका भाग नहीं कर सकते। ठीक है, तो मूर्धा के साथ में जिह्वा का स्पंदन होना तेजी से, यही इसका स्थान माना जाएगा। ठीक है, तो इन सभी वर्णों का स्थान अब आपको ज्ञात हो गया। ठीक है, अब आपको कोई पूछेगा कि इन वर्णों का इसका क्या स्थान है, इसका क्या स्थान है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। हिंदी व्याकरण में स्थान के विषय में इतना ही जानना काफी है। ठीक है, अब इसमें मैंने बताया कि स्थान तो हमने जान लिए, कई वर्णों का स्थान एक होने पर भी उनकी ध्वनियों में भेद है। उन भेद का कारण क्या है, तो उसको भी डिफाइन किया है विद्वानों ने। ठीक है, वो अगली कक्षा में जानेंगे, उनको बोलते हैं प्रयत्न। प्रयत्न होते हैं, संस्कृत से हिंदी में आए हुए हैं। तो इन वर्णों के में से कौन से वर्ण का कौन सा प्रयत्न है, जैसे आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, अल्प प्राण, महाप्राण है, और इत्यादि बातें हम अगली कक्षा में करें। ठीक है, तो आज की कक्षा में मैंने आपको केवल यही सिखाया है कि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। अब मैं आपको मैं बार बार फोकस करूंगा, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि हमें जिन वर्णों के उच्चारण में कठिनाई होती है उनका उच्चारण पर ध्यान देना चाहिए। कौन से वर्ण हैं, एक है ये, एक है ये, एक है ये, एक है ये। ठीक है, और एक ये भी वर्ण है हिंदी वालों के लिए कठिनाई है, इसमें आपको महसूस नहीं होता, आप व को ब बोलते हैं प्राय करके, इसके ऊपर अलग से बात करेंगे। ठीक है, ये और ये दोनों अलग हैं, ध्यान रखेंगे, इसका स्थान अलग है, इसका स्थान अलग है, इसलिए ब व दोनों अलग हैं। तो इसके उच्चारण में आप बोल सकते हैं आराम से, कोई कठिनाई नहीं है, पर ध्यान देना होगा। प्राय करके नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में व को ब बोलते हैं। वेद बोलते हैं, कितने वेद हैं, 4 वेद हैं, 4 वेद पुराण व को ब बोलते हैं। लिखते यही हैं, लिखते तो यही है, पर उच्चारण क्या करना, वेद, वेद नहीं होते, वेद। और इस श बस इनका, इन वर्णों का उच्चारण आपको करने में कठिनाई होती है, इनका उच्चारण आप अवश्य ध्यान पूर्वक शुद्ध करें। यदि आपने अपने जीवन में इन वर्णों का उच्चारण शुद्ध कर लिया तो मानो आपने हिंदी व्याकरण में कुछ सीख लिया। ध्यान रखिए। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। ठीक है, और बात करेंगे, इसी प्रकार से क्रम से हमारी सीरीज चलेगी। सभी को सादर नमस्ते, अपने मित्रगणों को भी शेयर करते रहिए। हिंदी व्याकरण को पढ़ने वालों की तो बहुत संख्या है, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा, इसमें कुछ विशेष बातें मैं आपको बताता हूं, वो मैं संस्कृत का जानकार हूं इसलिए बताता हूं। केवल हिंदी को पढ़ा हुआ व्यक्ति आपको दूसरी बातें संस्कृत वाली बता ही नहीं सकते, इसलिए वो तो जैसा पुस्तक में लिखा होता है वैसा ही पढ़ा देते हैं, और हम आपको पुस्तक से भी एक्स्ट्रा समझाते हैं चीजों को। ठीक है, और आप संस्कृत भी सीखना चाहते हैं तो कोर्स बना दिए हमने, 3 महीने में कोई भी अच्छी संस्कृत सीख सकता है, लिखना, पढ़ना और बोलना, तो आप संस्कृत भी सीखिए। परंतु ये सीरीज हिंदी वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए हम कार्य कर रहे हैं। तो हिंदी व्याकरण के पढ़ने वाले हमारे लाखों करोड़ों छात्र हैं, उन तक शेयर करके हमारी वीडियो पहुंचा दीजिएगा, यही गुरु दक्षिणा है आपकी, बाकी तो फीस तो नहीं ले रहे आपसे। सभी को सादर नमस्ते, ओम।